हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लाइट प्रकाश चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने प्रकाश चैप्टर के प्रश्न प्रश्न अगर आप लोग को बनाना चाहते हो तो इससे पहले यार आप लोग को दो पार्ट मैंने जो प्रकाश चैप्टर का अध्याय मैंने जो बताया है, अध्याय जो इस चैप्टर है, ये प्रकाश चैप्टर के बारे में जिसमें हमने बताया है, उस पार्ट को अगर नहीं देखे हो तो आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर में और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और या आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो यार आपको जहाँ मन हो वहाँ से देख लेना। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर का देखे होगे पूरा वीडियो तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो पूछूंगा आपसे सवाल, उसका जवाब आप जल्दी जल्दी दोगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अनुसार जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का जो चाल है वो क्या है? चलिए वन बाय वन क्वेश्चन ही करके आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बोला गया प्रकाश की चाल। प्रकाश का चाल क्या है? 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या बी में ऑप्शन बोला गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी में बोला गया 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और तीसरा में बोला गया डी ऑप्शन बोला गया है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कितने लोगों को पता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। तो जी हाँ फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जो ऑप्शन नंबर बी किए होंगे उनका बिल्कुल सही है। चलिए बी जो किए होंगे उनका सही है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न में जो बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण से बनता है? अपवर्तन, प्राकिरणन, अपवर्तन और परावर्तन दोनों, या विवर्तन? तो चलिए जल्दी से ऑप्शन आप लोग को मैंने दे दिया हूँ। आप लोग को अब है, आप लोग को टाइम है जवाब देने का। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन कमेंट में जल्दी से कमेंट में लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर जो सी किए होंगे उनका बिल्कुल सही है। जो परावर्तन और अप्रवर्तन और परावर्तन दोनों जो बोले होंगे उनका क्या है? सही है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया है? अब तीसरा प्रश्न में बोला गया है प्रकाश प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है। धीमी चलता है क्योंकि क्यों चलता है? धीमी जो चलता है प्रकाश जो है वायु की तुलना में कांच में जो है वो धीमा चलता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। दूसरा में वायु का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है। सी में कांच का घनत्व वायु से बढ़ा होता है। और डी कांच का घनत्व वायु से अधिक होता है। तो जल्दी से अब आप लोग को उत्तर देना है। तो चलिए देखते कितने लोग उत्तर देते हैं। तो चलिए जो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक कांच से क्या होता है? कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया निम्नांकित में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? निम्नांकित में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का जो कारण है वो मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ये है प्रकाश का परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के परावर्तन के कारण। सी है ऑप्शन नंबर जो सी बोला गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ऑप्शन नंबर डी बोला गया प्रकाश के विवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं आप लोग कौन सही बताते हो और कितने लोग सही बता रहे हो। मैं कमेंट में देख लूँगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए चौथा का जो ऑप्शन नंबर सी किए होंगे उनका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही वो 4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। यानी कि इससे जो रिलेटेड है संबंधित है वो क्या है? जो आकाश में नीला रंग जो प्रकट होता है इससे संबंधित प्रकाश की परिघटना है वो क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है वैवत्रीकरण, या दूसरा बोला गया है परावर्तन, सी में बोला गया अपवर्तन, और डी में बोला गया है परिकिरणन। तो चलिए आप लोग जल्दी से चारों में एक सही जल्दी से कमेंट कीजिए जिनको जिनको जो पता है। तो चलिए पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परिकिरणन। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिकीर्णन होगा। परिकीर्णन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही, परिकीर्णन हो जाएगा सही। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया लाल रंग को खतरे व लाल रंग जो है खतरे व इमजेसिया के सिग्नल में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो लाल रंग का जो सिग्नल है वो खतरे व इमरजेंसी के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यह जो सिग्नल है वो लाल रंग को ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका कारण क्या है। पहला बोला गया है, यह सुंदर रंग है, इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है, या अधिक परिकीर्णित होता है, इसकी ऊर्जा बहुत अधिक है। क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करो। तो जी हाँ फ्रेंड, जो छठा का बी किए होंगे उनका क्या है, बिल्कुल सही है। इसकी तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक है। मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी बताया था, जो जो चैप्टर किए होंगे वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। देखो भाई, जो चैप्टर करेगा वो बिल्कुल सही बात है, सही जवाब देगा ही, क्योंकि वह मेहनत करके देख रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, इसी कारण से निम्नांकित में कौन प्रकाश के वायुमंडलीय आप्रवर्तन का परिमाण नहीं है। निम्नांकित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय जो है आप्रवर्तन का परिणाम जो है नहीं है। क्या बोला गया, है नहीं, परिणाम नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला गया सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बी में बोला गया रात में तारे का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना। और डी में बोला गया है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा कितने लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करो। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देना। जो सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है लाल दिखाई पड़ता है, ये आप लोगों को पता है। तो यही हो जाएगा जो है सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आठवां में क्या बोला गया, आठवां में बोला गया आकाश का सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। आकाश में जो सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है वो किसके कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। दूसरा में बोला गया सूर्य प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सूर्य प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन। जल्दी से आप लोग कमेंट करो आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और जिनको और टाइम चाहिए तो वो वीडियो को पुश कर सकते हैं। तो चलिए आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है प्रकाशीय फाइबर, क्या बोला गया, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय जो सिद्धांत है, सॉरी थोड़ी सी और आप लोगों को अच्छी से दिख नहीं रही होगी। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाशीय जो फाइबर हैं वो कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं या किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिकिरणन, दूसरा बोला गया है व्यतिकिरणन, और सी में बोला गया है अपवर्तन, और डी में बोला गया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से यार, टाइम नहीं है ब्रो। तो चलिए सभी लोग कमेंट कर देंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए जो पूरा वीडियो देखेंगे उनके लिए लास्ट में मैं सरप्राइज भी प्रस्तुत करूँगा, उनको कुछ पीडीएफ भी मैं फ्री में दूंगा। ठीक है, तो चलिए नौवां का आंसर मैं बता ही देता हूँ। तो नौवां जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है आप लोग को बताना है। पहला में बोला गया अपवर्तन, पहला क्या बोला गया अपवर्तन, दूसरा में बोला गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और तीसरा में बोला गया व्यतिकिरण, और डी में बोला गया परावर्तन, यानी चौथा में। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितने लोगों को पता है कमेंट में जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 11वां। आज के कुल प्रश्न 30 से 35 हैं, प्रश्न ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 ही है, ठीक है। लेकिन प्रकाश चैप्टर के सारा क्वेश्चन मैं इसी सेट में लेकर आया, चलिए आज ही कंप्लीट करवा दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो क्या बोला गया? मारीचिक। मारीचिक, मारीचिक जो है, मारीचिक का कारण है, मारीचिक का कारण है, मारीचिक का कारण है। पहला ऑप्शन बोला गया तप्त भूमि द्वारा प्रवर्तन। बी में बोला गया वायु की प्रतोदर वीर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वायु के प्रतोदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सी में बोला गया है प्रकाश का व्यक्तिकरण और डी में बोला गया है प्रकाश का विवर्तन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर लो सभी स्टूडेंट। तो 11वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रावर्तन, सॉरी परिवर्तन नहीं प्रावर्तन, क्या बोला जाता है? प्रावर्तन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 12 यानी कि 12वां बोला गया जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? ये भी मैंने बुक में बताया था। जो चैप्टर में पढ़े होंगे उनको पता होगा, इनका सही आंसर बिना ऑप्शन दिए हुए ही ऑप्शन वो मार दिए होंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला जो है प्रवर्तन, दूसरा में बोला गया अप्रवर्तन और सी में बोला गया प्रकीर्णन और डी में बोला गया है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो जल्दी से कमेंट करो 12 का जो हो जाएगा आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो। तो चलिए मैं बताता हूँ 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न जो 13वां बोला गया है वो क्या बोला गया? हीरे की चमक का कारण है। जो हीरा है वो हीरा का कारण, चमक का कारण क्या है? तो कितने लोगों को पता है ये मैं देखता हूँ आज। तो हीरे का जो चमक का कारण है वो क्या है? पहला ऑप्शन बोला गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब हमको लगता है सभी लोग इसी को मार दिए होंगे लेकिन अपना से आंसर देख को मारो, ठीक है। कभी भी अचानक देखो नहीं कि जब सभी में ये हो रहा है तो इसका भी ये होगा, कोई फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप लोगों को टाइम है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा पहला ऑप्शन। बी में बोला गया व्यक्तिकरण हो जाएगा, डी सी में बोला गया है ध्रुवण और डी में बोला गया अप्रवर्तन। हीरे की जो चमक का कारण है वो क्या है आपको बताना है, मैंने ऑप्शन दे दिया हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोच रहे होंगे। मैंने आप लोगों को देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग जो है कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है ना, एग्ज़ाम यहाँ पे जो होगा वो नेगेटिव मार्क का होगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, ठीक है। किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करो भाई, अपने ऊपर दम पे भरोसा करके एग्ज़ाम की क्या बोलो एग्ज़ाम में लिखोगे, ठीक है। प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किरणों से मुड़ना या कौन सी घटना है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और उसके सामने कोई छोटी सी छिद्र आ जाती है जिसके कारण वह मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं, पहला ऑप्शन बोला गया है, पहला ऑप्शन बोला गया परावर्तन, परावर्तन और विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए फिर से लगता है डी का ही प्लान बना रहे होगे आप लोग। तो नहीं ब्रो, आप लोग ऐसा बार बार मत सोचना। तो चलिए आप लोग को टाइम है, आप लोग बताओ आंसर। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विवर्तन। जो भाई लोग सी किए होंगे उन्हीं का सही होगा और जो डी किए होंगे वो तो पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं आंसर देखते हैं, भाई यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे भी ये हुआ, उसके ऊपर भी वही हुआ, तो यार इसी को मार दो, सही होगा यही, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न में क्या बोला गया? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका जो कारण है वो क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर में। पहला ऑप्शन बोला गया जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होता है, ठीक है। बी में बोला गया जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का परिकीर्णन होना। सी में बोला गया समुद्री जल में अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का प्रतिबिंब बनना।
ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है समुद्री जल द्वारा नीले आसमान की परछाई का बनना। जल्दी से आप लोग कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से होंगे, जल्दी से कमेंट करो। तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है? जल्दी से ऑप्शन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। पहला आयामान, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, वेग। जल्दी से आप लोग को आंसर बता देना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। ये भी मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था, इसीलिए मैं चैप्टर लेकर आता हूँ। पहले मैं क्या करता था, शुरू जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को चैप्टर नहीं बताता था और सीधा प्रश्न पर मैं आ जाता था, तो इससे क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट सही जवाब नहीं दे पाते थे। तो चलिए 17 प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न बोला गया कारों के हेडलैम्प में जो प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? हेडलैम्प किसे बोलते हैं? जो हेडलाइट जिसे हम लोग बोलते हैं उसे हेडलैम्प यहाँ लिखा गया है, तो हेडलाइट हम लोग जिसे बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हेडलैम्प बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसी को हमको बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया परवलयिक अवतल, दूसरा समतल, तीसरा गोलीय और चौथा में बेलनाकार अवतल। गोलीय उत्तल है, सॉरी गोलीय जो है मैंने सिर्फ गोलीय बोला, लेकिन गोलीय उत्तल हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा जो बोला मैंने नेक्स्ट बेलनाकार अवतल। ठीक है, तो आप लोग को बताना है। आप लोग को जल्दी से आंसर बता दो भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। और ये जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रावालिक अवतल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है 18वां बोला गया है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT जो डॉक्टर होते हैं उनका द्वारा प्रयोग करने वाला है हेड मिरर जो होता है वो किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का था? पहला ऑप्शन बोला गया अवतल, दूसरा में उत्तल, और तीसरा में बोला गया समतल, और नेक्स्ट में बोला गया समतल या उत्तल दोनों, मतलब समतल या उत्तल दोनों। जल्दी से आप लोग कमेंट करो भाई, वेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन मैं तो साथ साथ आप लोग को पढ़ा ही दे रहा हूँ और आप लोग को पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप लोग आंसर सुन के आंसर जवाब देना है और कमेंट करना है। वीडियो आप चाहो तो पुश कर सकते हो। तो चलिए 18वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। मैंने पढ़ाया अभी चैप्टर में था। वाहन चलान हेतु प्रवेश दर्पण जो होता है, जो वाहन जो चालन होता है, वाहन चालन में जो सामने में जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है वो बोला गया है। तो पहला बोला गया साधारण, दूसरा में बोला गया अवतल, और तीसरा में बोला गया उत्तर, और नेक्स्ट में बोला गया प्रतिलोमित यानी कि उल्टा। प्रतिलोमित मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए आप लोग को जल्दी से आंसर बता देना है। तो चलिए 19 का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। अभी का 10 प्रश्न और बचे हुए फ्रेंड, 10 तो 12 प्रश्न मेरे को ख्याल से लगा बच रहा है। मोटरसाइकिल के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रस्तुत होता है जो आईना लगा हो रहता है, तो उस आईना को क्या कहते हैं? जो मोटरसाइकिल में हम लोग को आईना लगा हो रहता है ना, शीशा जो लगा होता है जिसे हम लोग कांच बोलते हैं, तो वो लगा होता है। तो पीछे का जो व्यक्ति आते हैं तो उसको देखने के लिए क्या लगा होता है? हम लोग के पास एक आईना लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। जी हाँ, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग सॉल्व करोगे, क्या मैं ही बता दूं? जल्दी से बोलो। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था पहले ही। तो जो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? यू। इसमें यू कौन सा है आप लोग को जल्दी से बताओ। यू जो है वो कौन सी है? तो यू जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इसको 10 को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि u = 1/10।
तो जब 10 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -10। ओके, आप लोग पहला चीज़ ध्यान, तो u क्या हो जाएगा हमारा, u जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। ओके, अब हमें बोला गया फोकस दूरी एफ क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से निकाल लोगे ना आप लोग। चलिए दर्पण सूत्र लिख लेता हूँ, 1/v = 1/f इस -1/u। तो जो है अब हम लोग मान बैठा देते हैं। तो चलिए मान सबसे पहले बैठाते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन का ही यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग देखिए जो है 1/v = 1/15 -1/10, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब हम लोग इसको काटेंगे तो जो हमारा दर्प निकलेगा वो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको क्या करेंगे तो 5/30 बच जाएगा, आ जाएगा टोटल। तो 6×5 = 30, इसका हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 जो है 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6 सेंटीमीटर। ओके, जो कि इसका सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग, इसीलिए मैंने बोलता हूँ चैप्टर 5 पढ़ा करो, चैप्टर पढ़ा करो। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न बोला गया, गोलीय दर्पण की विकृत त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी का मान होगा। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, बनाना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ की कितना दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो एफ = क्या होता है, r/2। तो r हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो इसका 10 सेंटीमीटर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, नेक्स्ट 23वां प्रश्न में बोला गया है। 23वां प्रश्न बोला गया है, यदि किसी दर्पण के आगे कितने भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का है। यानी कि एक दर्पण जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, दर्पण लगा हुआ है, और वो व्यक्ति कितनी भी दूरी पे खड़ा हो लेकिन जो है दर्पण में वो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण है। आप लोगों को इतना समझाकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि आप लोग आराम से जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बता देंगे। पहला समतल या उत्तल, दूसरा केवल समतल, तीसरा अवतल, और चौथा केवल उत्तल। जल्दी से आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल या उत्तल दोनों दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। यहाँ पे ये नहीं बोला आभासी प्रतीत होता है या फिर क्या प्रतीत होता है, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न में क्या बोला गया, अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस द्वारा प्रयोग जो हम लोग करते हैं अवतल लेंस, उसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो क्या होता है, वास्तविक व सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है, या वास्तविक या उल्टा होता है, आभासी व उल्टा होता है। जल्दी से आप लोग को बताना है इसका आंसर 24वां का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां का, जल्दी से कमेंट कर दो, वेट कर रहा हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, 24वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी व सीधा। क्या होता है, आभासी व सीधा प्रतीत होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25वां बोला गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी की 2 सेंटीमीटर है कि लेंस क्षमता होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर की क्या है फोकस दूरी है जिस, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होगी इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या हमको ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो चलिए P = क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आप लोग बताता हूँ। P = जो होता है P = 1/f माइनस, अब हम लोग = लिख देते हैं 1/ क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो 2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे, 0.5 डी हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, 0.5 डी, इसका जो सही होगा वो आप लोग देख लो कौन सा 0.5 है। तो चलिए इसका जो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -0.5 डी, यानी माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया हम लोग को 26वां बोला गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसमें लोगों को जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में भी पढ़े होंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।
पहला उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आपतल विपक्ष लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस। जल्दी से कमेंट कर दो 26 का, जल्दी से कमेंट करो। कितना? 26 लिखो और बी सी डी ए जो भी है वो जल्दी से कमेंट करो। तो 26 का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। और 27 का प्रश्न देखते हैं। अबिंदुक्त का दोष, अबिंदुत क्या है? अबिंदुत का दोष दूर करने के लिए निम्नांकित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंद बिंदुत क्या होता है पता है? जिसे मोतियाबिंद हम लोग कहते हैं। क्या आप बोलते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं उसी को बोलते हैं अविबिंदुक्त के दोष को दूर करने के लिए निम्नांकित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग बता देना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकसीय लेंस। जल्दी से बता दो। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है निकट नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है 28वां में, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? फेफड़े से, मस्तिष्क से, कान से, आंखों से। जल्दी से आप लोग इसका तो जवाब सही देना चाहिए यार। जो वीडियो का स्किप करके देख रहे होंगे वो तो मुझे लगता है बिल्कुल ही आंसर नहीं दे रहे होंगे। चलिए इसका सही आंसर मैंने वेट किया क्योंकि आप लोग इसका अच्छा से आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा आंखों से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पूछा जाएगा दृष्टि दोष जो होता है, दृष्टि हम किससे देखते हैं यार? आंखों से देखते हैं ना। दृष्टि जो है हम किसी भी चीज़ को देखना, दृष्टि यानी देखना, तो कौन सी चीज़ से देखते हैं? मस्तिष्क से देखते हैं, फेफड़े से देखते हैं, कान से देखते हैं या आंखों से देखते हैं? तो आंखों से देखते हैं, तो आंखों से ही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दूर दृष्टि दोष जिसका होता है तो उसके लिए निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताना। पहला 25 सेंटीमीटर से अधिक और नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर से अधिक और नेक्स्ट में 25 सेंटीमीटर से कम या अनंत। जल्दी बता दो भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है प्रकाशिक अंतरों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? तो पहला ऑप्शन बोला गया परावर्तन, अपरावर्तन, परिकिरण, विस्करण। ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो यार इसका आंसर। 30वां लास्ट प्रश्न, एक दो और है, 32 शायद प्रश्न है। अभी देखते हैं कितना हो जाएगा। तो इसका जल्दी सही से कमेंट कर दो यार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरावर्तन। क्या हो जाएगा? अपरावर्तन। अपरावर्तन इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बोला गया है 31वां में। 31वां बोला है निम्नांकित में से गलत कथन है। निम्नांकित में से गलत कौन सा कथन है? पहला ऑप्शन क्या लिखा? दूरदर्शी एक अवतल तथा एक उत्तल लेंस है। और नेक्स्ट में बोला गया साधारण गोलीय दूरदर्शी 2 उत्तल लेंस है। नेक्स्ट में बोला गया लोक्रिक दूरदर्शी 3 उत्तल लेंस है। और नेक्स्ट चौथा बोला गया प्रवर्तन दूरदर्शी 1 उत्तल लेंस है। जल्दी से आप लोगों को आंसर इसका बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मुझे पता है, किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। चलिए एग्ज़ाम में पूछे जाते होंगे इसीलिए बुक में दिया हुआ है भाई। मैं तो अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आता। ठीक है। चलिए अब आज का जो है आखिरी सवाल, निम्नांकित में से गलत कथन है। निम्नांकित में से कथन गलत है। आप लोग इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर मैं आज बताने वाला ही नहीं हूँ। चलिए जो ले लिए हैं अच्छी बात है। और हमारा यहाँ पे मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक नीचे दे दिया हूँ। आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर उसमें बताना है। और जितने लोग अगर नहीं पता है तो इसे आप जो स्क्रीनशॉट लोगे उसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है। और इसका आंसर मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए जो स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेवी एमआर और एसएसआर का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है और काफ़ी जल्द ही न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग चाहो तो जो नए हैं उनके लिए न्यू वैकेंसी जो आएगी उसमें आप चाहो तो भर सकते हो। और जो भरे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करना सभी लोगों का अनिवार्य है क्योंकि शायद अभी आप नहीं भरे हो लेकिन आपको भरना है। तो आप यार एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करोगे तो अच्छी बात है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्या करना यार, बिल्कुल ही लाइक करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्या करना, शेयर करना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो और काफ़ी ज़्यादा देखते हो फ्रेंड। एक साथ ना 32 प्रश्न आप लोगों को मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। 32 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। काफ़ी कोई जो क्या होते हैं यूट्यूबर भाई, वो कितने करते हैं, 10 करते हैं, 15 करते हैं। मैं आपको जितना भी हमारा बुक में दिया होता है एक सेट में, पहला सेट में जो भी है कंप्लीट मैं करवाते आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।